हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम अपने अगले जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे जो लॉरेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड हैं। तो इस वाले लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में कि समेशन एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन विद द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इन द एनुलस दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन बाई ए टू। तो हमें ए वन बाई ए टू की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर वो ये वाली जो नोटेशन है ना, ये वाली कुछ भी दे सकते। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली कई बार लिखा मिलता था हमें, यहाँ पर अगर कंबाइन करके जब टर्म लिखते हैं, मतलब वो दोनों टर्म दो समेशन को एक साथ में लिखते थे, तो हम ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बी एन जनरली लिखा मिलता था। तो यहाँ पर देखो इस वाले में ए एन लिख रखा है, तो ये नोटेशन हमें ध्यान रखनी कि ए एन बी एन कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट है। तो ए एन जेड की पावर एन ऐसे दिया गया है। तो हमें इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये वाली लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में से हमें ए वन बाई ए टू की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये वाली सीरीज किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड कर रखी है, जेड की पावर एन है ना, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ज़ीरो की पावर एन। इसका मतलब ये जीरो के अबाउट एक्सपेंड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो अभी और क्या लिख रखा है, कौन से इस वाले फंक्शन की सीरीज एक्सपेंड करनी है, और ये वाला रीजन दे रखा है, ये वाला एनुलर रीजन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें ए वन बाई ए टू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको किया है सॉल्व। ए वन बाई ए टू वाला, ये पीछे वाले दो तो हमने कर लिए थे। देखो अभी जो ये वाला फंक्शन है हमें इसके लिए निकालना है, और ये वाला फंक्शन दे रखा है, और ये वाली हमें डोमेन दे रखी है, एनुलर रीजन दे रखा है, ये वाला फंक्शन दे रखा है। देखो सबसे पहले तो जब हम इस वाले फंक्शन को लिखेंगे तो ऐसे इस वाले फंक्शन को हम नीचे वाले फंक्शन के को फैक्टर करके लिख सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर देखो ऐसे मैंने इसको फैक्टर करके लिख दिया कि ये वाला जो डिनोमिनेटर ये अगर जीरो होगा, तो जब जेड का डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जेड की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल गई, कितनी, यहाँ से मिल गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 13 प्लस माइनस अंडर रूट 49/4। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई, तो दो वैल्यू मिल गई हमें, कौन सी, 5 और 3/2, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो ये वाली चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस के 5 और जेड इंटू में जेड माइनस के 3/2, ठीक है। तो यही इसी को यहाँ पर लिखा है, ये वाली चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। 2z स्क्वायर माइनस 13z प्लस 15 जो डिनोमिनेटर में था इसकी जगह पर लिख दिया 3z माइनस 5 इंटू जेड माइनस 3/2, ठीक है। इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/z-5 प्लस b/z-3/2, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इधर साइड में अगर इस दोनों साइड z-5 इंटू z-3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, इधर ये z-5 z-3/2 ये तो कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, और यहाँ पे a के साथ क्या बचेगा, z-3/2, और b के साथ बचेगा z-5। ऐसे ही जैसे हम 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते थे, सिर्फ उसी तरीके से, ठीक है। अब इनकी ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक बार तो मैंने जेड को 3/2 पुट कर दिया, 3/2 पुट किया तो यहाँ पर तो 1 आ गया, ये वाला 0 बन गया, और ये बी इंटू 3/2 माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो ये -7/2 बी बन गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इज इक्वल टू -7/2 बी है, तो बी की वैल्यू -2/7 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद है जब हम जेड को 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम जेड को 5 पुट करेंगे, तो जेड को 5 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, जेड को 5 पुट किया तो ये वाली तो 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a इंटू 5 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये वाला 1 इज इक्वल टू a इंटू 5 माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 7/2a, तो a की वैल्यू 2/7 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू जब ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर हमने लिखा था पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में, ऐसे यहाँ पर, तो हमें जो f है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, 2/7 इंटू, एक मिनट आगे पीछे हो गया, आगे है
ए और बी की, देखो ए की वैल्यू 2/7 मिल गई और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, -2/7 मिल गई, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा, 2/7 इंटू Z-5 माइनस के 2/7 इंटू Z-3/2। तो 2/7 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाले, इसके बाद 1/Z-5 माइनस के 1/Z-3/2 आ गया, ठीक है। तो ये 2/7 इंटू, अब देखो इसमें से मैंने -5 कॉमन निकाला है, 1 यहाँ से -5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस के Z/5 बचेगा, ठीक है। और इस वाले में से मैंने Z कॉमन निकाला, Z कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस के 3/2 इंटू Z बनेगा। ये ही क्यों निकाला, जैसे यहाँ से हमने -5 ही क्यों निकाला, Z क्यों नहीं निकाला, है ना। तो Z निकालते तो यहाँ से 1 - 5/Z बनता है ना। और यहाँ से अगर हम Z नहीं निकालते, Z की जगह पे -3/2 अगर कॉमन निकालते तो यहाँ से 1 माइनस के 2/3 इंटू Z बनता है, ठीक है। तो ये वही वाला कारण है कि हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो डोमेन दे रखी है ना अपनी, वो ध्यान रखनी है। जो डोमेन है वो क्या दे रखी है, 3/2 से तो ग्रेटर देन है मोड ऑफ Z, और किससे लेस देन है, 5 से लेस देन है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, जो ये वाली चीज़ लो, ये जो दूसरे वाला जो ये यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जब हम जेड, ये मोड जेड लेस देन है 5 से, तो मोड Z/5 करेंगे वो लेस देन आएगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ से Z/5 भी 1 से छोटा आएगा और माइनस Z/5 भी 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ से Z/5 1 से छोटा आ गया, इसलिए हम 1 माइनस के Z/5 में Z/5 1 से छोटा है तो हम एक्सपेंशन लगा पाएंगे, ये 1 माइनस के x उसकी पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 होगी, वो वाले एक्सपेंशन लगा पाएंगे इसलिए, ठीक है। और जो ये वाला है दूसरे वाले में क्या है, जैसे ये 3/2 लेस देन है मोड ऑफ Z से, तो जब हम इसको डिनोमीटर में लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 इंटू मोड ऑफ Z लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 1 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से Z को कॉमन निकाला है, तो Z को कॉमन निकाला है इसीलिए ये 1 माइनस के 3/2 इंटू Z बन गया, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये वाली टर्म है 1 से छोटी हो गई, और अब हम इसकी 1 माइनस के ये वाला जो फंक्शन है इसको ऐसे मानकर 1 माइनस W और ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। फिर हम इसकी एक्सपेंशन लगा पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन लगाने के लिए यहाँ से 1 प्लस या फिर 1 माइनस जो भी वेरिएबल होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए। और हमें ये वाली चीज़ अपने क्वेश्चन में हमारी जो गिवन डोमेन है उसी की हेल्प से पता चलेगी कि हमें कौन सा कॉमन लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि -1/5, इसको तो एक अलग से लिख दिया, और ये 1 माइनस Z/5 की पावर -1, तो ये आ गया -1/Z, और ये वाला 1 माइनस के 3/2Z की पावर -1, ठीक है। तो ये वाला बाहर 2/7 था, ही -1/5 है, और ये वाले के ऊपर मैंने एक्सपेंशन लगा दी, ये वो वाला बन गया ना 1 माइनस W की पावर -1। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ ऊपर वाले में भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस Z/5 प्लस Z/5 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, Z² 25 बन जाएगा, प्लस Z/5 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, Z³ 125 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद माइनस के 1/Z, तो ये -1/Z एज इट इज़ है। अब ये वाली टर्म है जो 1 माइनस के दिस की पावर -1, तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 3/2Z प्लस 3/2Z का होल स्क्वायर, पूरी टर्म का एंड सोन इसका क्यूब, ऐसे। तो 1 प्लस 3/2Z इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और Z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका क्यूब एंड सोन, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अगर आपने ये वाली जो एक्सपेंशंस हैं अगर नहीं ध्यान है, ये वाली टाइप वाली, जैसे 1 माइनस W की पावर -1, 1 प्लस W की पावर -1, इस टाइप वाली, ये वाली जो एक्सपेंशन है हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जो टेलर सीरीज वाला जो लेक्चर था उस वाले लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये वाली जो इम्पोर्टेंट 7-8 जो एक्सपेंशंस थी वो लिखी थी और उनको एक्सप्लेन भी किया था, तो उनसे रिलेटेड हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आप वो वाला लेक्चर एक बार देख सकते हैं, अगर नहीं ध्यान है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसके बाद ये वाली जो एक्सपेंशन है हमने लिख दी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हमें इन टर्म्स को अरेंज करना है, अब ये वाले ऐसे करके, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको -1/5 से अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो -1/5 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर, तो ये क्या बनेगा, माइनस के Z/25 बनेगा, ये माइनस के Z² 125 बनेगा, ये माइनस के Z³ 5 इंटू 125 625 बन जाएगा, ठीक है। तो ये -1/Z से मल्टीप्लाई होकर -1/Z हो जाएगा,
ये इसकी मल्टीप्लाई होकर -3/2z² हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर -9/4z³ हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होकर -81/8z⁴ हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलती जाएंगी जो ये वाली जो पावर्स है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, A1 और A2 की वैल्यू निकाल कर फिर A1/A2 निकालना है, ठीक है। तो जो हम A1/A2 निकालेंगे, तो A1 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ Z। तो Z का कोफिशिएंट देखो, इसमें से Z का कोफिशिएंट क्या होगा, 2/7। तो सारी टर्म्स के बाहर है, तो सारी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, तो 2/7 इंटू में क्या आया है -1/25, ठीक है। और ये वाला माइनस के हाँ, ये तो 1/z का कोफिशिएंट है, सॉरी। z का हमें तो A1 निकालना है ना, A1 तो z का कोफिशिएंट है, जब A-1 बोलेगा वो 1/z का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हमें z का कोफिशिएंट कितना बनेगा, 2/7 इंटू -1/25, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया -1/25 इंटू 2/7। इसकी मल्टीप्लाई ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, तो ये वाला A1 मिल गया। A2 क्या होगा, Z² का कोफिशिएंट। अब देखो Z² का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2/7 इंटू -1/125। तो ये मिल गया -2/7, माइनस इसके साथ लिख दिया -2/7 इंटू 1/125। तो A1/A2 निकालना है, तो सिर्फ इनको हमें डिवाइड करके लिखना है, जो ये वाली टर्म्स है, ठीक है। जो भी A1 A2 की वैल्यू आई थी, A1/A2 करके लिखना है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2/7 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये 125/25 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो इस वाले का आंसर यही था, 5। ये NAT क्वेश्चन था, तो इसमें हमें आंसर फिल करना था, तो हमने डायरेक्टली न्यूमेरिक वाले जो कीपैड जो है उससे हमें आंसर फिल करना था उसके अंदर, पेपर के अंदर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, ये वाला तो आगे आएगा, ये वाले का आंसर हमने 5 निकाल दिया। अभी देखते हैं, ये वाला हमने कर लिया था, शुरुआत में ही कर लिया था, जो फर्स्ट वाला लेक्चर था लोरेंट सीरीज का, उसी में कर लिया था। ये वाला भी हमने कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, ये वाला भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। एक क्वेश्चन और रहता है जो कि अभी नहीं मिल रहा, कोस वाला एक क्वेश्चन है। एक मिनट, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, वो शायद ऐड नहीं है इसके अंदर। ये वाला है, इसमें बोला गया है कि ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अगर z नॉन जीरो है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, 3z² - cos z। और जब z इज इक्वल टू 0 है, तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन के लिए हमें निकालना था, हमें 6a2 की वैल्यू निकालनी थी कि 6a2 क्या है इस वाले फंक्शन के लिए। स्टेटमेंट वो क्वेश्चन वाले नहीं मिल रही, कहाँ लिखी है। तो हमें यही था कि ये वाला फंक्शन आपको दे रखा है, तो हमें 6a2 की वैल्यू निकालनी क्या होगी, मतलब जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे ना, तो तब हमें ये निकालनी कि 6a2 की वैल्यू क्या आएगी। और जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें जो डोमेन गिवन थी, अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मिल रही, मतलब जो पेपर में जहाँ लिखा है, पर इसमें यही दे रखा था, मुझे इसकी स्टेटमेंट याद है कि इसमें ये दे रखा है कि ऑन द डोमेन मोड ऑफ z लेस देन 2π, मोड ऑफ z लेस देन 2π के अंदर, मतलब ये वाली डोमेन दे रखी है, और ये वाली डोमेन के ऊपर इसकी सीरीज एक्सपेंड करके हमने, मतलब फंक्शन ये वाला गिवन है, और इस वाली डोमेन के ऊपर इसकी सीरीज एक्सपेंड करके 0 के अबाउट, तब हमें 6a2 की वैल्यू निकालनी है, ये हमें बोला गया है, ठीक है। दैट इन द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस डोमेन मोड ऑफ z लेस देन 2π फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a2, ठीक है। तो ये भी NAT टाइप का क्वेश्चन था, तो हमें 6a2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में, पहले तो देखो, जैसे अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उनमें इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कि जैसे फंक्शन को ऐसे ब्रेक करके दे दिया हो पॉइंट्स के ऊपर,
कि अगर जब जीरो है तो क्या होगा, नॉन जीरो है तो क्या होगा। देखो पहले तो इसी वाले फंक्शन को एक बार ध्यान से एनालाइज करते हैं। जो ये वाला फंक्शन हमें दे रखा है, जब z इक्वल टू जीरो है तो 6 दे रखा है, z नॉट इक्वल टू जीरो तो ये वाली वैल्यू दे रखी है। देखो ये वाली जो ऊपर वाला जो दे रखा है ना 3z² / 1 - cos z, इसको लिखते हैं 3z² / 1 - के cos z। देखो हमें पहली बात तो यही देखना है ना कि एनालिटिक है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब ये 3, क्योंकि पीछे हमें फंक्शन देख के ही आराम से पता चल रहा था कि हमारे जो फंक्शन है जिस तरीके के भी दे रखे हैं, कि हमें जैसे रेशनल टाइप के फंक्शन दे रखे होते थे तो हमें डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जीरो से एकदम से बता देते थे हम वहाँ से। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा इस तरीके से दे दिया कि साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक को भी और पोलिनोमियल को भी एक साथ कंबाइन करके और फिर एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से। तो अभी हमें इसको ऐसे देखना है कि जो गिवन डोमेन है उसके अंदर ये एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये वाला जो है, इस वाले में देखो ऊपर वाला जो है उसकी 2 जीरोज है। कहाँ पर, जीरो के ऊपर। कितने ऑर्डर की जीरो है, 2 ऑर्डर की जीरो है, 2 ऑर्डर की जीरो है जीरो के ऊपर, ठीक है। और जो नीचे वाला है देखो 1 - cos z, 1 - cos z के पास भी तो 2 ऑर्डर की जीरो है, क्योंकि 1 - cos z में z को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos जीरो कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि ये जीरो बन रहा है। कहाँ पर, जीरो पर जीरो बन रहा है। और इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो कितना आएगा, 1 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस cos z का माइनस यूँ का यूँ, cos z का माइनस के साइन z, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन z। और जो इसका डेरिवेटिव है ये भी जीरो बन जाएगा जीरो पे, ठीक है, साइन जीरो जीरो। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर है ये भी जीरो पे जीरो बन रहा है और इसका डेरिवेटिव भी जीरो पे जीरो बन रहा है। और जब इसका देखो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, ये cos z आएगा, ये जीरो पे जीरो नहीं बनेगा, ये जीरो पे 1 आएगा। तो इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव नॉन जीरो बना है। तो इसके पास कितने ऑर्डर की जीरो है, जीरो के ऊपर 2 ऑर्डर की जीरो है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नीचे वाला है इसके पास भी 2 ऑर्डर की जीरो है जीरो के ऊपर ही, और ऊपर वाला है इसके पास भी जीरो के ऊपर ही 2 ऑर्डर की जीरो है। तो इसका मतलब इसके पास जीरो के ऊपर कौन सी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में अगर हमारे पास जो ये वाली जो लिमिट आती है वही वाली जो वैल्यू है ना जीरो के ऊपर, अगर जिस पॉइंट के ऊपर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो ये वाले फंक्शन से हमें जो लिमिट मिलेगी, अगर यही वाली लिमिट यहाँ पर रख रखी होती है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये वाला जो है इसकी लिमिट देखो कितनी आती है, ठीक है, जीरो के ऊपर, क्योंकि हमें जीरो पे ही बात करनी है, क्योंकि इसकी सिंगुलैरिटी भी जीरो पे ही बनेगी अगर बनी तो, ठीक है। तो ये वाला है जैसे ऊपर वाला, इसकी जब हम पुट करेंगे तो ये 3 × 0 बाई 1 माइनस के कोस जीरो कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। जब हम लिमिट अप्लाई करने जाएंगे तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 6z/1 का 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस z का साइन z आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी, ये भी तो 0 बनेगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब अगेन एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगेन अप्लाई करेंगे तो ये वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट z टेंड्स टू 0, इस वाले में फिर से अप्लाई कर दो तो ये 6/साइन z का कितना, z का 1 हो जाएगा और साइन z का कितना हो जाएगा कोस z, ठीक है। तो इसकी लिमिट देखो, अब z इक्वल टू 0 के ऊपर 6/कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसकी लिमिट कितने आ गई 6 आ गई। तो इसका मतलब इसकी 6 के ऊपर जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट, 0 के ऊपर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइटली, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो अब अगर 0 पर हमने 6 ही वैल्यू पुट कर दी तो ये फंक्शन एनालिटिक हो गया, ठीक है। और अगर 6 के अलावा कुछ और भी 7 8 1 -1 कुछ भी वैल्यू पुट की हुई होती है तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं कि इस फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो हमें जो लिमिट आ रही है वही वाली वैल्यू फंक्शन दे रहा है 0 के ऊपर। दैट मीन्स जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ से क्या हो गया कि इसके पास जो 0 पे जो वैल्यू आ रही थी वही वाली लिमिट मिल गई, तो इसका मतलब एनालिटिक है ये, ठीक है। तो 0 के ऊपर
बाकी सब जगह तो है ही। तो इसका मतलब अब ये जीरो पे एनालिटिक है, जीरो पे एनालिटिक है, ये वाली चीज़ से हमें ये चीज़ पता चली कि इसकी टेलर सीरीज ओपन होगी जीरो के अबाउट। ठीक है, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि अब इसकी जीरो के अबाउट टेलर सीरीज ओपन होगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ भी देखो ध्यान से कि जो ये वाला जो फंक्शन है इसके पास, ठीक है, एक तो जीरो के ऊपर तो ये एनालिटिक हो गया, मतलब अगर हम देखें कि इसकी सिंगुलैरिटीज़ हैं कहाँ पे, तो जैसे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जहाँ पर जीरो होगा वो वाली सिंगुलैरिटीज़ होंगी। डिनोमिनेटर वाला कौन सा है, वन माइनस के कोस जेड, तो जहाँ पर वन माइनस के कोस जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, दैट मीन्स जहाँ पर कोस जेड इज़ इक्वल टू वन होगा, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ when z is equal to 2n pi where n belongs to integer। ठीक है, बट n इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर तो हमने क्या बता दिया कि फंक्शन एनालिटिक है जीरो के ऊपर। तो जीरो के अलावा बाकी सारे इंटीजर्स के लिए बाकी सारे n ऐसे n के लिए जब हम z की वैल्यू 2n पाई लेंगे तो ये तो देखो, ये तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो वाला जेड, और ये वाला ऐसे वाला जेड है, ये इंटीजर वाला। ठीक है, ऐसे तो इन वाले के लिए 2n पाई में जब n को नॉन जीरो इंटीजर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। ये वाले सारे जो नंबर्स होंगे, ये वाले सिंपल पोल्स हैं हमारे जो फंक्शन है उसके, तो ये वालों के ऊपर अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर बोल देना सीरीज ओपन करने की, जैसे अभी तो हमें जीरो के लिए बोला है और जीरो पर तो हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया। मान लो उन्होंने बोला हो कि 2 पाई के ऊपर ओपन करो या 4 पाई के ऊपर ओपन करो, उसी के अकॉर्डिंग हमें डोमेन दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये वाली जो भी सिंगुलैरिटी होगी वो सिंगुलैरिटी इनसाइड में आएगी और उसी के अबाउट अगर ओपन करने की बोलेंगे तो लॉरेंट सीरीज ओपन होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ मतलब क्योंकि अभी हमें फंक्शन में, ठीक है, जीरो के अबाउट बोला गया है क्वेश्चन में, पर ऐसा हो सकता है ना कि आगे जब मतलब अगली बार अभी हम जाएंगे तो अभी अगर क्वेश्चन अगर दिया जाए तो इनमें से किसी पॉइंट के ऊपर पूछ ले, या फिर मतलब जैसे कि ये तो नीचे वन माइनस कोस जेड था, क्या पता वन माइनस साइन जेड दे दे, साइन जेड या फिर ओनली साइन जेड दे दे, या फिर हाइपरबोलिक वाला फंक्शन बना के दे दे, साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक, इसी तरीके से। और मतलब उस वाले पॉइंट पर ना पूछा हो, टेलर की बजाय क्या पता सिंगुलैरिटी वाले पे पूछा हो तो लॉरेंट सीरीज ओपन होती हो। तो इस तरीके से हमें ये वाली चीज़ें एनालाइज करके चलनी है। तो ठीक है, अभी ये वाली 2 पाई 4 पाई ये वाला हमारे काम का नहीं था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे तो काम का है। तो अभी देख लिया कि हमने, और देखो कि जो इन्होंने जो डोमेन दिए ना, खुद ही ये दिया है कि मोड ऑफ जेड लेस देन 2 पाई के अंदर, दैट मीन्स हमें कुछ जेड माइनस ज़ीरो का मॉडुलस इज इक्वल टू आर कुछ ऐसा लेना है, बट वो लेस देन 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ये वाली जो डोमेन दे रखी है वो ड्रॉ की, मोड ऑफ जेड, ये वाला जो सर्कल ड्रॉ किया, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई के ऊपर एक सिंगुलैरिटी आ रही है फंक्शन की यहाँ पर हमें जीरो के अबाउट ओपन करना है, तो मोड ऑफ जेड लेस देन 2 पाई में ओपन करने को बोला है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरो के अबाउट कुछ 2 पाई वाले से कम रेडियस आर का सर्कल बनाकर ऐसे ये वाला, और ये वाले के अंदर हमारी क्या ओपन होगी, टेलर सीरीज ओपन होगी। ठीक है, तो अभी ये वाली हमें एक्सपेंड करनी है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए, इस निकालने के लिए हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसी वाले मेथड का यूज करेंगे अपना। ठीक है, अभी ये वाला जो हमें लिखा दिया है 3z² बाई 1 माइनस कोस जेड, इसको ऐसे लिख दिया नीचे वाले की, हमने एक्सपेंशन खोल दी कोस जेड की, 1 माइनस z² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये वाला। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा सोल्व किया, जैसे -1 है, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो टर्म्स है बाहर माइनस साइन था तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये z² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का आ जाएगा, जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस का आ जाएगा एंड सो ऑन, प्लस माइनस ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से नीचे वाला जो है इसमें से क्या हो जाएगा, z² बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो z² बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन है तो यहाँ से क्या बना 1
माइनस के जेड स्क्वायर बाई 4 × 3 प्लस के एंड सोन, तो ये कितना आ गया 3 जेड। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा 3, और ये 1/, रेसिप्रोकल में था ना, तो ऊपर जाकर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे बच जाएगा 1 माइनस की ये वाली पूरी टर्म। अब ये वाली जो टर्म थी ना पूरी, इसमें से मैंने क्या कर दिया जेड स्क्वायर बाई 12, जैसे इसमें भी है जेड स्क्वायर बाई 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 × 3 12, 4 × 3 12, और जेड स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एंड सो ऑन। इस पूरे में से हमने क्या किया जेड स्क्वायर बाई 12 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा जेड स्क्वायर बाई ये वाला तो चला गया कॉमन, तो 6 5 × 30 बनेगा। यहाँ पर जेड की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 4 × 3 चला गया, तो 8 7 × 56, और ये 6 5 × 30 ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से हमारा आता चला जाएगा आगे। इसके बाद ये वाली जो टर्म है ऊपर 6 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म यू की यू नीचे वाली आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं -1 पावर करके ऊपर लिख सकते हैं, मतलब जो ये वाली है ना इस वाली पूरी को उठाकर ऊपर करके -1 पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू में दिस इसकी पावर -1, तो ये हो गया 6, और ये देखो ये कुछ ऐसा बन गया, ये वाली टर्म को देखो ध्यान से, ब्रैकेट वाली को 1 माइनस के W, इस पूरे को W कंसीडर कर लिया, 1 माइनस के बाद वाली जो टर्म है उसकी पावर ऊपर क्या है -1 है, ठीक है। और हमें देखो हमारी जो डोमेन वो भी दे रखी है ना कि मोड ऑफ जेड लेस देन 2π के अंदर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो अब इस वाले के लिए हम अपना जो फॉर्मूला है उसको ओपन करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 पहले प्लस आएगा, ठीक है, ये वाली टर्म यू की यूँ आएगी, एज इट इज़ लिख दिया। फिर क्या आएगा इस वाली टर्म का होल स्क्वायर आएगा, तो इस वाली टर्म का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर होगा, तो जेड की पावर 4/144 हो गया 12 का स्क्वायर, और ये वाली जो पूरी टर्म है ब्रैकेट वाली इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इन टर्म्स को अरेंज करना है एक साथ। देखो इतना यहाँ तक देख सकते हैं आप, इसके बाद ये वाली टर्म है, तो इसके बाद जो 6 है 1 प्लस के जेड स्क्वायर बाई 12 प्लस के यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी, जेड स्क्वायर बाई 12 इसके साथ मल्टीप्लाई कराई, तो जेड की पावर 4/12 × 30 प्लस इसके साथ कराई, तो जेड की पावर 6, नीचे आ जाएगा 12 56 30 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बाकी सारी हाईएस्ट पावर्स आएंगी, क्योंकि हमें तो a2 की वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू दैट मीन्स जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए हमें। तो बाकी सारी जो टर्म्स होंगी ना उनमें तो जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पे a और ये पूरी टर्म को b a + b का होल स्क्वायर लगा कर भी खोल लेंगे, तो यहाँ से सबसे छोटी कौन सी बनेगी 1 बनेगी, यानी 1 का स्क्वायर, और उसकी भी जेड की पावर 4 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 4 पावर वाली बन जाएगी। तो यहाँ से 2 पावर वाली तो आने की ही नहीं है किसी में से भी, तो यहाँ से हमें ये हायर डिग्री की टर्म आ जाएंगी सारी, तो 2 पावर वाली जेड स्क्वायर वाली यहाँ से और यहाँ से इधर से ही हमें मल्टीप्लाई वगैरह होकर मिलेगी, तो ये वाली जो थी हमें यहाँ से मिल गई। तो जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a2, बाहर 6 है उससे मल्टीप्लाई होगी, और ये 1/12, तो दैट मीन्स 6/12, 6/12 का मतलब है 1/2, ठीक है 1/2। अब हमें तो ये a2 की वैल्यू आई है, a2 क्योंकि a2 किसका है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 6 a2 निकालना है, तो 6 इंटू में 1/2 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, दैट मीन्स 6 a2 की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो ये वाला आंसर है आ जाएगा इसका, जो NAT टाइप का था ये, तो उसमें हमें 3 आंसर फिल करना था, ठीक है। आई होप आपको जो ये वाले क्वेश्चंस है ये वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और रहता है सिर्फ गेट 2010 वाला, उस वाले को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस बचते होंगे, आई थिंक हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सीक्वेंस में पीछे से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर रहता होगा तो फिर हम उस जो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा उसके साथ बाकी क्वेश्चंस को भी अटैच कर लेंगे और उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।